Hello everyone, my name is Amit Kumar Yadav and I am be the trainer in Advanced Electrical Technology Department of SSR GSP Bhopal. In today's session, we are going to do the experiment on APFC, that is Automatic Power Factor Controller. But before moving to the experiment part, first we will understand why we need this APFC, what is its function and what is its benefit to use. So before starting the practical part, let us first understand the theory portion of this APFC. Okay, let us start. जैसा कि मैंने बताया APFC एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है. तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ पावर फैक्टर एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट. इसको कम या ज़्यादा करने से सिस्टम पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ज़रा ये समझते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi एंड द वैल्यू ऑफ cos phi इज r by z और वी कैन राइट इट p by s. अब ये r by z और p by s ये दोनों वैल्यूज हमें पावर ट्रायंगल और इम्पिडेंस ट्रायंगल से मिलता है. अगर मैं इम्पिडेंस ट्रायंगल यूज करूं तो उस केस में यहाँ पर cos phi की वैल्यू होगी p by s, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ p by s, और अगर मैं इम्पिडेंस ट्रायंगल यूज करूं तो यहाँ पर cos phi की वैल्यू होगी r by z. बट इस फॉर्मूले से ये नहीं समझ आता है कि पावर फैक्टर का बेनिफिट क्या है, पावर फैक्टर कम ज़्यादा होने का सिस्टम पे क्या असर पड़ता है. तो बेसिकली पावर फैक्टर इज अ टर्म विच बेसिकली डिफाइंस हाउ योर सिस्टम इज एफिशिएंट. अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी के नियर है या यूनिटी है, इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट होगा. और अगर पावर फैक्टर कम होगा, बिलो यूनिटी होगा, दैट मीन्स पावर सिस्टम की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डाउन होगी. अब इस चीज़ को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi. तो यहाँ से हमें करंट के लिए फॉर्मूला मिलता है P by V into cos phi. तो अगर मैं पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो उस केस में करंट का वैल्यू मिनिमम होगा, और अगर मैं cos phi की वैल्यू को डाउन करता जाऊँ तो उस केस में करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी. और अगर सिस्टम में करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सिस्टम में हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कॉपर लॉस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन करंट. और अगर सिस्टम में कॉपर लॉस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमें कंडक्टर की साइजिंग बढ़ानी पड़ेगी, और इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है उसका साइज बढ़ेगा और उसका हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ेगा. इसलिए हम सिस्टम में पावर फैक्टर को हमेशा यूनिटी के नियर रखते हैं. नेक्स्ट, अब अपन ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हैविंग लो पावर फैक्टर. अगर पावर फैक्टर लो होगा तो इसका सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन पे. जैसा कि मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ लो पावर फैक्टर सिस्टम करंट विल गेट इंक्रीज, सिस्टम का करंट बढ़ जाएगा, लोड करंट बढ़ जाएगा. और लोड करंट बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें लार्ज केबल यूज करने पड़ेंगे, लार्ज साइज ऑफ केबल यूज करने पड़ेंगे. सेकेंड थिंग, अगर हम लार्ज करंट पे डील कर रहे हैं, अगर पावर फैक्टर रिड्यूस हो रहा है जिससे कि सिस्टम का करंट बढ़ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देन वी हैव टू इंक्रीज we have to increase the size of switch gears and bus bar. स्विच गियर और बस बार के भी साइज बढ़ने लगेंगे. इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरेटर्स पे, तो अगर पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कॉपर लॉस बढ़ रहा है जिससे कि सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो रही है. एंड इन द लास्ट, अगर मैं प्राइम मूवर की बात करूं जो कि जनरेटर पे लगा होता है, तो अगर मैं पावर फैक्टर को रिड्यूस करता हूं तो उस केस में energy must be supplied by the prime mover to generate the wattless power. तो ये सारे इफेक्ट हैं अगर हम पावर फैक्टर को रिड्यूस करते हैं तो. ओके, नेक्स्ट. अब अपन समझ लेते हैं कि हम पावर फैक्टर को अगर हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे कैपेसिटर बैंक की साइजिंग कैलकुलेट करेंगे, इस स्लाइड के थ्रू अपन ये समझेंगे. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक लोड लिया है जिसका सपोज पावर यहाँ पर P है. ओके, और उस केस में जब मेरे पास पावर फैक्टर 0.6 का था, उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो S1 एपरेंट पावर सिस्टम से ड्रॉ कर रहा था.
लेकिन अगर मैं कोई पावर फैक्टर करेक्शन कंपनसेटिंग डिवाइस अगर यूज़ कर लूँ और उससे मैं पावर फैक्टर को कंपनसेट करूं, दैट मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूव करूं। तो अगर मैं बात करूं, मैंने पावर फैक्टर जैसे ही इम्प्रूव किया, आप यहां देख पाएंगे पावर फैक्टर 0.6 से 0.9 आते ही आप देख पाएंगे कि ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है एपरेंट पावर को। तो यहाँ पर एपरेंट पावर की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो आप इस एक एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि कैसे हम पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम के एपरेंट पावर रिड्यूस हो जा रहा है। और आपको मालूम है कि लोड को पावर सप्लाई करता है ट्रांसफार्मर। तो अगर सेम पावर के लिए हम रिड्यूस एपरेंट पावर यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांसफार्मर पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें लोड को एपरेंट पावर मिलता है। तो अगर हायर एपरेंट पावर होगा, दैट मीन्स हमें लार्ज साइज का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, और अगर एपरेंट पावर कम होगा तो हमें स्मॉल साइज का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। तो हियर आर वी हैव 3 मेथड्स. First one is use of capacitor, second one is use of synchronous motor, and third one is use of phase modifier. So आज के एक्सपेरिमेंट में हम कंडीशन 1 दैट मीन्स यूज ऑफ कैपेसिटर, इस मेथड को यूज करके हम जानेंगे कि कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर हमें एपरेंट पावर को S1 से S2 पे लाना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा। उस केस में आप देख पाएंगे कि जब एपरेंट पावर S1 था, उस केस में सिस्टम रिएक्टिव पावर Q1 कंज्यूम कर रहा था। बट जब हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया तो उस केस में एपरेंट पावर S1 से रिड्यूस होकर S2 पे आ गया। तो उस केस में हमारे पास रिएक्टिव पावर जो है वो है Q2। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि किस कैपेसिटर साइज, क्या कैपेसिटर साइज हमें रिक्वायर्ड होगा एपीएफसी को डिज़ाइन करने के लिए, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर हम Q1 माइनस Q2 कर दें, दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर अगर हम सिस्टम को सप्लाई कर दें तो हम एपरेंट पावर का मैग्नीट्यूड यहाँ से इस लेवल पे पहुँच जाएगा। Finding the capacitor rating, what we do, we just do this numerical calculation Q1 minus Q2, और इस तरीके से हम कैपेसिटर का साइज निकाल पाएंगे। अब Q1 और Q2 की वैल्यू निकालने के लिए ये मैंने कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ लिखा हुआ है। As you know that cos phi 1 is the power factor of apparent power S1, cos phi 2 is the power factor for the apparent power S2। तो यहाँ से हम cos phi 1 फॉर्मूला होता है P by S1, cos phi 2 के लिए फॉर्मूला है P by S2, और इन दोनों को यूज करके हम यहाँ से tan phi 1 और tan phi 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और इन वैल्यू को हम यहाँ पर दिस P एक्टिव पावर के साथ पुट करके हम Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें कैपेसिटर बैंक का साइजिंग पता चल जाएगा कि आखिर हमें किस साइज के कैपेसिटर बैंक हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस डिजायर्ड रिएक्टिव पावर। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है टू कैलकुलेट द नेट सेविंग। अगर हम सिस्टम में APFCR कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि साल भर APFC यूज करने से हमारी नेट सेविंग कितनी हुई। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लिखा हुआ है नेट सेविंग इज इक्वल्स टू सेविंग माइनस कॉस्ट ऑफ कैपेसिटर माइनस एनुअल एनर्जी कॉस्ट। तो सेविंग आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपेसिटर, दैट मीन्स कि आपने जो APFCR खरीदा है उसका क्या कॉस्ट है, आपको वो यहाँ मेंशन करना है। एंड द लास्ट वन इज एनुअल एनर्जी लॉसेज। आप कोई भी अगर कैपेसिटर बैंक खरीदेंगे तो उसके साथ उसका वॉट पर KVR की वैल्यू गिवन होगी, तो उस वैल्यू को हमें यहाँ यूज करना, और इस तरीके से हम नेट सेविंग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था कंप्लीट थ्योरी पोर्शन APFC का। अब इसके बाद हम जरा समझेंगे कि APFCR में कंट्रोलर लगा होता है जिसका नाम होता है APFCR, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले। अब हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम उसके पैरामीटर्स को वेरी कर सकते हैं, क्या वैल्यू सेलेक्ट करने पे किस फीचर में कैसा वो काम करेगा। आइए अब हम उसको देखते हैं। ये मैनुअल है APFCR का,
इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे APFC में ट्रिनिटी कंपनी का AFCR लगा हुआ है। जरा इसकी डिटेल को हम समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हम APFCR का कनेक्शन APFC में करेंगे। तो यहाँ पर 1 to 16 तक ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये बेसिकली कैपेसिटर बैंक की साइजिंग को बता रहे हैं। दैट मीन्स दिस नंबर ऑफ कैपेसिटर वी कैन यूज इन आवर APFC। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 फेज सप्लाई आ रहा है विथ न्यूट्रल। तो बेसिकली इस APFCR में हम 2 CT यूज करते हैं। एक होती है प्राइमरी CT जिससे करंट ये मेजर करके कैलकुलेट करता है APFCR कि कितना मुझे करंट को कंपनसेट करना है सिस्टम में। दूसरा हम एक और CT यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर CT, जो कि हमें ये बताता है कि हम कितना एग्जैक्टली करंट सिस्टम में कंपनसेट कर रहे हैं। इस CT के थ्रू हमें ये पता चल पाएगा कि कितना एग्जैक्टली करंट उस टाइम सिस्टम में कंपनसेट हो रहा है। फिर आप यहाँ पे डायग्राम में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हम कैपेसिटर बैंक यूज कर रहे हैं इसकी कंट्रोलिंग के लिए हम एक कॉन्टेक्टर यूज करेंगे, और यहाँ पर ये जो CT की सप्लाई आ रही, प्राइमरी CT की जो सप्लाई आ रही है ये M और L टर्मिनल से कनेक्ट होगी, और जो कैपेसिटर की CT आ रही, कैपेसिटर बैंक में लगा हुआ जो CT है जिसको हम कैपेसिटर CT बोलते हैं, इसके जो 2 टर्मिनल आ रहे हैं ये CM एंड CL पॉइंट पर आएंगे। बाकी इस APFCR को काम कर वर्क करने के लिए खुद भी सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होगा, तो हम उसको यहाँ P और N टर्मिनल से हम इसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 4 कैपेसिटर बैंक यूज किए हैं अपने APFC में। तो ये 4 कैपेसिटर बैंक थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर ये कनेक्टेड हैं APFCR से, और साथ ही साथ इस यहाँ पे जो 3 फेज सप्लाई आ रही है वो कनेक्ट, उससे हम CT सेकेंडरी CT और प्राइमरी CT दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो CM और यहाँ CL पॉइंट कैपेसिटर की CT बता रहा है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये जो कैपेसिटर बैंक है, ये जो RYB है, इससे कनेक्टेड है थ्रू अ कॉन्टेक्टर, और कॉन्टेक्टर के ये कॉइल्स इंडिकेट कर रहे हैं जिसको कंट्रोलिंग हमारी, जिस कॉन्टेक्टर के जो कॉइल्स हैं इसकी कंट्रोलिंग हमारी हो रही है APFCR, दैट मीन्स ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले के थ्रू। नेक्स्ट, अब यहां पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो APFCR है बेसिकली 2 मोड में काम करता है, एक प्रोग्रामिंग मोड, दूसरा रनिंग मोड। रनिंग मोड वो होगा जब हमारा APFCR काम कर रहा होगा, और प्रोग्रामिंग मोड का मतलब हुआ कि जब हमें उसके किसी पैरामीटर्स को चेंज करना होगा, उस केस में हमें पहले इसे प्रोग्रामिंग मोड में सेट करना होगा, देन वी विल चेंज इट्स पैरामीटर। बस, इसके अलावा आगे नहीं समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिनको हम APFCR के अंदर चेंज कर सकते हैं। उनमें से कुछ को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला है CT रेशियो फॉर द लोड। हम अपने APFCR में जो प्राइमरी CT यूज करेंगे वो उसकी वैल्यू हम फीड करेंगे CT रेशियो फॉर लोड करंट। इसके थ्रू हम प्राइमरी CT की वैल्यू को चेंज करेंगे। इस पूरे पैरामीटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मोड ऑफ कंट्रोल। बेसिकली हमारा APFCR 3 मोड में काम करता है। एक होता है VR मोड, सेकेंड वन इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मोड, and the third one is SFIFO, that means straight first in first out. So यहाँ पर first in first out and straight FIFO इन दोनों मोड में बेसिकली ये एक सीक्वेंस में कैपेसिटर बैंक को स्टार्ट करता है, हायर से लोअर की तरफ या लोअर से स्टार्टिंग की ओर। बट ये जो VR मोड है ये सबसे एडवांस मोड है। इसमें VAR मोड में हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है जो APFCR के अंदर लगा है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू के कैपेसिटर बैंक को हमें चालू करना है फॉर कंपनसेटिंग। ओके, सो यहाँ पर जो एडवांस मोड है वो है हमारा VR मोड। अच्छा, यहाँ पे एक और लिमिटेशन है, अगर हमें FIFO या SFIFO मोड में हम APFC को चलाते हैं तो उस केस में मिनिमम हमारा जो लोड करंट है वो इस प्राइमरी CT का 5% होना चाहिए। लेकिन अगर हम VR मोड में APFC को चलाते हैं तो उस केस में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटर होगा कि हम इस APFCR को VR मोड में चलाएं।
बाकी कुछ और पैरामीटर्स हैं, हम पीएफ की सेटिंग सेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मुझे 1 पावर फैक्टर चाहिए या 1 से कुछ कम चाहिए। टाइम डिले सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट दैट ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइम। तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स APFCR में हम चेंज कर सकते हैं, और ये सब कुछ अभी हम प्रैक्टिकल के दौरान भी देखेंगे। तो आइए अपन चलते हैं अब APFCR की तरह और देखते हैं कि कैसे हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम कैसे उसको सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट APFC पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, और यहाँ पर ये हमारा है 3 फेज लोड। तो इनको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि जिस फीडर में हम इस 3 फेज लोड को कनेक्ट करते हैं उसी फीडर में हम पैरेलल में इस APFC को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब इस APFC के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था 2 CT होती है। तो इसकी एक जो CT होती है दैट मीन्स प्राइमरी CT, वो हम फीडर में कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें एक और CT लगा है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर CT, वो हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो कैपेसिटर CT बेसिकली जो हम करंट कंपनसेट करेंगे कैपेसिटर बैंक के थ्रू, उसको ये मेजर करके यहाँ पर इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे उसका कैपेसिटर बैंक का वोल्टेज आएगा। और प्राइमरी CT से हम बेसिकली ये मेजर कर पाएंगे कि कितना लोड करंट या ये अभी इस सिस्टम पे APFC पे आ रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी CT से ही ये कंट्रोलर ये डिटेक्ट कर पाता है कि कितना लोड करंट अभी इसको मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये लोड का पावर फैक्टर कंट्रोल करता है, कैलकुलेट करता है, और देन उस हिसाब से कैपेसिटर बैंक को ये यूज़ करके कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। तो आइए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मैंने 3 फेज लोड कनेक्ट कर दिया और फीडर के पैरेलल में मैंने ये APFC को भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इस स्विच को चालू करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जब ये चालू हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे इसका मोड दिखाएगा। अब तेज दिखा रहा है कि अभी इसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये सारे वैल्यूज जब APFCR चालू होता है तो उस टाइम ये दिखाता है। फिर लास्ट में आपको ये दिखाएगा कि कितना पावर फैक्टर अभी करंट में सिस्टम का है। तो अभी पावर फैक्टर दिखा रहा है कि इसका पावर फैक्टर यूनिटी चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक 3 फेज इंडक्टिव लोड लगा रखा है, उसके थ्रू हम इस पावर फैक्टर को रिड्यूस करेंगे। तो मैंने लोड को ऑन किया और इस लोड के इंडक्टिव लोड को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो पावर फैक्टर है ये रिड्यूस होकर 0.247 के अराउंड आ गया है। अब हमारा ये जो APFC है ये अभी VR मोड में है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि कोई लिमिटेशन नहीं है, लोड करंट कुछ भी हो सकता है। बट अगर सपोज ये FIFO या SFIFO मोड में होता तो उस केस में लोड करंट एटलीस्ट 5% ऑफ द प्राइमरी CT सेकेंडरी प्राइमरी CT होना चाहिए। दैट मीन्स प्राइमरी CT अगर 200 एम्पियर का है तो लोड अराउंड उसका 5% यानी 10 एम्पियर के अराउंड होना चाहिए। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि ये मेरा APFC VR मोड में था, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसने चारों कैपेसिटर को एक सीक्वेंस में स्टार्ट कर दिया। और अब यहाँ पर मेरा जो पावर फैक्टर है, देखिए मैंने पावर फैक्टर इस लोड को इंडक्टिव लोड की वैल्यू को बढ़ाने से हमारा ये जो पावर फैक्टर है ये स्टार्टिंग में अराउंड 0.2 के समथिंग था, और उसके बाद इस APFC ने उस पावर फैक्टर को डिटेक्ट किया और VR मोड में होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली सारे कैपेसिटर बैंक को इसने ऑन कर दिया। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही सारे कैपेसिटर बैंक ऑन हो गए तो यहाँ पर ये जो एमीटर है ये बेसिकली बता रहा है कि कितना करंट इस सिस्टम में ये कैपेसिटर बैंक कंपनसेट कर रहा है, और ये अभी फेज वोल्टेज बता रहा है ये वोल्ट मीटर। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारा जो पावर फैक्टर हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से 0.2 समथिंग था वो अभी अराउंड 0.98 के अराउंड आ गया है। तो इस तरीके से ये APFC पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। अब इस APFC को हम 2 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो अभी ये ऑटोमेटिक मोड में वर्क कर रहा था। अगर इसे मुझे मैनुअल मोड में कराना होगा तो उसके लिए हमारा ये जो टॉगल स्विच है हम इसको पहले ऑफ करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना हमारा ये डिस्प्ले पे पावर फैक्टर आ रहा है। अभी ये पावर फैक्टर पहुंच गया है 0.19 के अराउंड। और अब हम इनको धीरे धीरे एक एक करके सारे कैपेसिटर बैंक को मैनुअल मोड में इस टॉगल स्विच को ऑन करेंगे। ओके, इस तरीके से। और अब हम एक एक करके इन
ग्रीन बटन्स को प्रेस करेंगे। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे एक एक करके ये सारे कैपेसिटर बैंक सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। और अब आप देख पाएंगे कि जहां पे पावर फैक्टर मेरा 0.19 के अराउंड था, अब ये पावर फैक्टर इंप्रूव होके 0.98 के अराउंड पहुंच गया। तो इस तरीके से हम इस APFC को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में हम ऑपरेट करा सकते हैं। अब जरा इसके इंटरनल सर्किटरी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा ये APFC-R ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले का ये सारे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था, उसका सर्किट कनेक्शन। फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हमने 4 हमारे जो ये कैपेसिटर बैंक है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे ये 4 कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं। और इनकी पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए हमने 3 फेज सब MCB और सिंगल फेज MCB भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कैपेसिटर बैंक के लिए ये CT यूज़ किया हुआ है। इंटरनल कूलिंग के लिए ये हमारा एक फ़ैन लगा हुआ है। तो ये है पूरा APFC-R का इंटरनल वायरिंग। तो ये कंप्लीट सेटअप था APFC का। होप सो आपको मेरे द्वारा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।